हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसमाई घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और देखा जाए अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे 31 अक्टूबर 2025 के महत्वपूर्ण दिवस। आज वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जा रहा है और साथ ही साथ 150वीं जयंती मनाई जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है। और ये 31 अक्टूबर का दिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, जो दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडिपेंडेंट, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, आकाशवाणी में रही है। आपकी परीक्षाएं जैसे कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी अल्टीग्रेड परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी वनडे एग्जाम, साथ ही साथ यूपीएसआई, बिहार एसआई, एडीओ तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जो आगामी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए जहां भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही साथ इस करंट अफेयर की क्लास को हम लोगों ने एज अ पैकेज डिजाइन करके रखा है और इस पैकेज में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, पहले मैं उन सुविधाओं के बारे में आपको बता देता हूं। देखा जाए तो यहाँ पर डेली करंट अफेयर की क्लास शाम को 7:30 बजे होती है और इस वीडियो क्लास के पिन कमेंट को आप चेक करेंगे तो इस पैकेज का लिंक मिल जाएगा, जिस पैकेज को ज्वाइन करने के बाद आपको प्रतिदिन देखा जाए तो 10 एमसीक्यू का डेली एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट मिलता है। ठीक है। बाइलिंगुअल टेस्ट होता है, आप हमारे ऐप पर टेस्ट को दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहां पर आपको डेली जो हमारी क्लास की पीडीएफ होती है, प्रिंटेबल पीडीएफ होती है, वो प्रोवाइड किया जाता है। महीने के एंड में कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। पूरे महीने के अंत में देखा जाए तो 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ बिहार स्पेशल और यूपी स्पेशल की महत्वपूर्ण जो कक्षाएं होती हैं उनका पीडीएफ ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। और इस क्लास की पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि भी आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है जो हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए एक एक कर सब पे चर्चा करते हैं। पहली खबर क्या है? जेम्स एंडरसन के बारे में है। जेम्स एंडरसन को नाइटहुड का सम्मान दिया गया है। ठीक है, चर्चा करते हैं। यहाँ पर खबर क्या है? इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। उनको उनकी शानदार क्रिकेट करियर के लिए प्रिंसेस एन द्वारा विंडसर कैसल में आयोजित एक समारोह के दौरान नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो एंडरसन, जिन्होंने जुलाई 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, टेस्ट के इतिहास में देखा जाए तो 704 विकेट लिए हैं। कितना? 704 विकेट लिए हैं इन्होंने। और सबसे सफल तेज गेंदबाज है, यहां पर देखा जाए सबसे सफल तेज गेंदबाज है ये। विश्व स्तर पर मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न के बाद उनका तीसरा स्थान है। देखा जाए तो तेज गेंदबाजों में अगर हम चर्चा करें तो सबसे तेज गेंदबाज यही है जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिया है, जेम्स एंडरसन। और शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन के बाद विश्व स्तर पर देखा जाए तो उनका तीसरा स्थान है। उनका यह सम्मान जो ऋषि सुनक के 2025 के इस्तीफा सम्मान सूची में घोषित हुआ था, उन्हें सर इयान बोथम, सर एलिस्टर कुक और एंड्रू स्टार्स जैसे दिग्गजों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है, जो उनके लंबे, सफल और प्रेरणादायक क्रिकेट करियर का प्रतीक रहा है। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 चर्चा करते हैं। इससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति का दर्जा मिला है, जबकि रूस, चीन, भारत और दक्षिण कोरिया क्रमशः दूसरे से 5वें स्थान पर है। यानी कि रूस का दूसरा स्थान है, चीन का तीसरा स्थान है, भारत का देखा जाए चौथा और दक्षिण कोरिया को 5वें स्थान पर रखा गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। पहले स्थान पर कौन है? यूएसए है। यहां पर हम चर्चा करें, ये इंडेक्स रक्षा बजट, जनशक्ति, तकनीकी सहित 60 से अधिक मानकों पर आधारित है। ठीक है, 60 से अधिक मानकों पर आधारित है। अमेरिका 860 अरब डॉलर के रक्षा बजट और F-35 जेट और परमाणु पनडुब्बियों जैसी उन्नत प्रणालियों के साथ शीर्ष स्थान पर है। रूस प्रतिबंधों के बावजूद दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन तेज सैन्य आधुनिकीकरण नीति के कारण देखा जाए तीसरे स्थान पर है। भारत चौथे स्थान पर है, जो आत्मनिर्भर भारत, तेजस, MK ब्रह्मोस जैसी परियोजनाएं से अपनी सैन्य शक्ति को और अधिक मजबूत कर रहा है। यहां पर चर्चा कर ले। अगली खबर पर क्या है? अगली खबर, रियाद में प्रवासी परिचय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। ये जो प्रवासी परिचय सांस्कृतिक महोत्सव है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? रियाद में किया गया है। चर्चा करते हैं पॉइंट पर, क्या है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। तो भारतीय दूतावास रियाद में प्रवासी परिचय सांस्कृतिक महोत्सव के तीसरा संस्करण जो है, ये 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक आयोजित यहां पर किया जा रहा है। ये आयोजन 2023 में शुरू हुए श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, तीसरा संस्करण है। 2023 में पहली बार, 24 में दूसरी बार और 2025 में देखा जाए तो प्रवासी परिचय सांस्कृतिक सम्मेलन जो है, इसका तीसरा समारोह यहां पर आयोजित किया जा रहा है रियाद में। कार्यक्रम दूतावास ऑडिटोरियम रियाद में हुआ और इसका उद्देश्य भारतीय प्रवासी समुदाय को जोड़ना तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विविधता है उसको प्रदर्शित करने के उद्देश्य से देखा जाए तो रियाद में प्रवासी परिचय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए
आगे चर्चा करते हैं 15वां एशिया पैसिफिक सिटी समिट। यहां पर चर्चा करते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो 15वां एशिया पैसिफिक सिटी समिट 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक दुबई के एक्सपो सिटी में आयोजित हुआ। इसे ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल के द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा? ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। और इस वर्ष का थीम क्या था? कोलैबोरेट, इंस्पायर एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कोलैबोरेट, इंस्पायर, ट्रांसफॉर्म इस बार का जो 15वां एशिया पैसिफिक सिटी समिट था इसका थीम था। आगे हम चर्चा कर ले, ये जो समिट है विशेष रहा क्योंकि पहली बार मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में आयोजित हुआ था, जिसका उद्देश्य शहरी सहयोग, नवाचार और सतत विकास को प्रोत्साहित करना था। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परीक्षा के लिए पहली बार है कि ये मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के अंतर्गत आयोजित किया गया था। कहां इसका आयोजन हुआ था? दुबई में इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा 15वां एशिया पैसिफिक सिटी समिट जो था ये पहली बार है जो दुबई में आयोजित हुआ है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं लेखिका ऋचा शर्मा की नई पुस्तक। अब ये जो लेखिका ऋचा शर्मा है इनकी नई पुस्तक आई है और ये किताब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज अपने इस वीडियो में हम लोग 2 किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर चर्चा करते हैं, हैदराबाद की लेखिका है ऋचा शर्मा। इनकी पुस्तक है फाइंडिंग होम अगेन। फाइंडिंग होम अगेन, परीक्षा से डायरेक्टली ऐसे पूछेगा कि फाइंडिंग होम अगेन ये पुस्तक किसकी है? ये ऋचा शर्मा की पुस्तक है। ठीक है, आवर क्वेस्ट बिलोंग का प्रकाशन न्यू वॉइस प्रेस के द्वारा किया गया है। ये याद रखिएगा, ऋचा शर्मा की पुस्तक का नाम क्या है? फाइंडिंग होम अगेन। चलिए, ये पुस्तक घर, पहचान और आत्मीयता की खोज जैसी विषयों पर केंद्रित है, जिसमें लेखिका ने जीवन के अनुभवों के माध्यम से अपनापन और संबंध की भावना को अभिव्यक्त किया है। चलिए आगे देखते हैं, अगली पुस्तक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिथुआनियाई भाषा से हिंदी में अनुदित पहला उपन्यास। ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साहित्य अकादमी के द्वारा देखा जाए इस किताब का प्रकाशन किया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित है और लिथुआनियाई भाषा से हिंदी में अनुदित पहली पुस्तक है, पहला उपन्यास है। साहित्य अकादमी ने नई दिल्ली में रविंद्र भवन में लिथुआनियाई दूतावास के सहयोग से लिथुआनियाई यूक्रेनी लेखिका, इनका नाम क्या है? यारोस्लावास मलनिकास, इनका नाम थोड़ा सा यूक्रेन और लिथुआनिया की रहने वाली हैं। ठीक है, यूक्रेन और लिथुआनिया की रहने वाली हैं, नागरिक हैं, तो इस वजह से इनका नाम आपको याद करने में थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन आप इनकी उपन्यास को जरूर याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में आपसे यही पूछेगा कि लिथुआनियाई भाषा से हिंदी में अनुदित पहला उपन्यास का नाम द लास्ट डे या अंतिम दिन। और हिंदी में देखिए नाम क्या था लिथुआनियाई भाषा में? द लास्ट डे, और उसको हिंदी में जब अनुवाद किया गया, अनुदित किया गया, तो उसका नाम रखा गया है अंतिम दिन। ठीक है, अंतिम दिन। चलिए तो याद रखिएगा द लास्ट डे उपन्यास की जो राइटर है, लेखिका है, वो कौन है? यहाँ पर यारोस्लावास मेलनिकास। ठीक है, लिथुआनिया भाषा में अनुदित इनकी पहली जो किताब है, इसका नाम क्या रखा गया? अंतिम दिन, और किताब का नाम क्या था? द लास्ट डे। चर्चा कर ले, यह लिथुआनियाई भाषा से हिंदी में अनुदित पहला उपन्यास है। आगे हम चर्चा करें, डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनको देखा जाए साउथ कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। हम पॉइंट पर चर्चा करते हैं। यह पहल भारत लिथुआनिया के साहित्य आदान प्रदान को सुदृढ़ करती है और भारतीय भाषाओं में विश्व साहित्य को बढ़ावा देने की साहित्य अकादमी के प्रयासों को महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर साबित होगी। ठीक है, तो इस वजह से इस पॉइंट को आप याद रखिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे चर्चा करते हैं। देखा जाए तो जो एपेक सम्मेलन था, इस सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गए हुए थे दक्षिण कोरिया, और वहां पर दक्षिण कोरिया का देखा जाए सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया है। आइए पॉइंट पर चर्चा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुंगुघाओ, ठीक है, मुंगुघावा, ये प्रदान किया गया। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुंगुघावा का संबंध किस देश से है, ऐसा सवाल आपके पीवाईक्यू में आया भी हुआ है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ का है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान? दक्षिण कोरिया का है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों में अंतर है, उत्तर कोरिया किम जोंग उन वाला है, ठीक है, लेकिन ये दक्षिण कोरिया से इनको प्रदान किया गया है। यहाँ पर चर्चा करते हैं तो ये सम्मान राष्ट्रपति ली जे म्यूंग द्वारा एपेक सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया है। ट्रंप को प्राचीन जो सिल्ला साम्राज्य था उसका चोनमाचोंग, ठीक है, चोनमाचोंग मुकुट की प्रतिकीर्ति भी प्रदान की गई है, और इससे सम्मानित होने वाले देखा जाए तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा सम्मान है, सम्मान का नाम जरूर याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ ये कौन से मुकुट की प्रतिकीर्ति प्रदान की गई, ये भी आपको याद रखना है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये पॉइंट आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए तो ये इस पॉइंट को आप अपने
जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में जो ई शासन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं ना, ई शासन, और पीवाईक्यू आप उठाकर देखेंगे हर बार यहां से सवाल पूछा गया है, ई गवर्नेंस से सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल में आप ई विधान एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। तो ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया, आइए चर्चा करते हैं। 30 अक्टूबर 2025 को संसद भवन एनेक्सी नई दिल्ली के मुख्य समिति कक्ष में संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां पर हम चर्चा करें, जो नेवा अर्थात नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की 44 मिशन मोड परियोजनाओं को एकीकृत करती है, ठीक है, और एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन के लक्ष्य को एकीकृत डिजिटल विधायी मंच की स्थापना भी करती है। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन, सारी जो विधायी प्रक्रिया है वो सब कुछ ऑनलाइन करने के लिए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके, इसी वजह से ई विधान एप्लीकेशन का निर्माण किया गया था। चर्चा करें यहां पर, तो नेवा के माध्यम से विधायी कार्यों की कागज रहित, पारदर्शी और कुशल बनाया जा रहा है। यह सम्मेलन केवल एक तकनीकी समीक्षा मंच नहीं, बल्कि यह भारत के विधायी ढांचे में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक ठोस कदम है, ठीक है, और इसी वजह से यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेवा जैसे प्लेटफॉर्म भविष्य की पारदर्शी और उत्तरदायी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं, जो देश के शासन को अधिक समावेशी और सक्षम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी लाइम और पुलियाकुनुडी लाइम, ये जो है इसका ब्रिटेन को निर्यात किया गया है। इन दोनों का नाम याद रखना, इंडी लाइम और पुलियानकुडी लाइम, ठीक है। किस देश को निर्यात किया गया, यही आपसे सवाल पूछेगा कि हाल ही में या अक्टूबर 2025 में इंडी लाइम और पुलियानकुडी लाइम का निम्नलिखित में से किस देश को निर्यात किया गया, तो वो देश है ब्रिटेन। यहां पर चर्चा करें, 28 अक्टूबर 2025 को भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा के द्वारा पहली बार कर्नाटक के विजयपुरा से जीआई टैग प्राप्त इंडी लाइम और तमिलनाडु का जो तेनकासी है वहां से जीआई टैग प्राप्त पुलियानकुडी लाइम जो है इसको विदेश को निर्यात किया गया। और किस देश को निर्यात किया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है, ठीक है। चलिए, ये जो जीआई टैग होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो होता है, किसी उत्पाद को उसकी भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर मान्यता प्रदान करने के लिए दी जाती है। एपिडा के द्वारा दिया जाता है ये, ठीक है, और एपिडा जो है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चर्चा कर लें, यहां पर देखा जाए इंडी लाइम मुख्य उत्पादन क्षेत्र जो है, इंडी लाइम जो है इसका मुख्य उत्पादन क्षेत्र कहां पर है, कर्नाटक में है, कर्नाटक के विजयपुरा में। और वहीं पर पुलियानकुडी लाइम जो है इसका मुख्य उत्पादन क्षेत्र कहां पर है, तेनकासी जिला, कहां पर, तमिलनाडु में, ठीक है। और देखा जाए ये जो पुलियानकुडी लाइम है इसको अप्रैल 2025 में ही जीआई टैग प्रदान किया गया था, ठीक। इसके विशिष्ट पोषण और गुणवत्ता गुणों को दर्शाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं और अपने अंतिम बिंदु पर चर्चा करते हैं। देश का पहला चरम गरीबी मुक्त राज्य होगा केरल। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पिछले साल आपने पढ़ा साक्षरता पूर्ण साक्षर राज्य, ठीक है, फिर पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है, उसी प्रकार से देश का पहला चरम गरीबी मुक्त राज्य कौन सा है, ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखा जाए जो केरल है ये चरम गरीबी, ठीक है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है उससे यहां पर देखा एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट का दर्जा इसको अपने आप को ये घोषित करेगा। यहां पर देखा जाए केरल 1 नवंबर 2025 को यानी कि कल, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में आधिकारिक रूप से स्वयं को चरम गरीबी से मुक्त घोषित करेगा, जो सामाजिक कल्याण और समावेशी शासन की ऐतिहासिकता की उपलब्धि होगी। यहां पर देखा जाए यह घोषणा 2021 में शुरू किए गए 4 वर्षीय चरम गरीबी उन्मूलन परियोजना की बात की गई है। केरल के द्वारा सन 2021 में चरम गरीबी, ठीक है, का उन्मूलन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी और यह परियोजना 4 वर्षीय थी, ठीक। देखा जाए नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी 2021 में, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में चरम गरीबी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है सबसे कम कहां पर है, केरल में है। तो जो थोड़ी बहुत बची हुई पॉवर्टी थी उसको भी खत्म करने के लिए, पूरी तरीके से उसको मतलब उसका उन्मूलन करने के उद्देश्य से केरल सरकार के द्वारा ही ये चरम गरीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है। 4 वर्षीय थी, 4 वर्ष पूरा हो रहा है, तो उसी अवसर पर देखा जाए 1 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में आधिकारिक तौर पर केरल अपने आप को चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित करेगा। चर्चा कर लेते हैं। राज्य एक निश्चित गरीबी रेखा के बजाय भोजन, स्वास्थ्य, आश्रय और आय तक पहुंच जैसे बहुआयामी मापदंडों के आधार पर चरम गरीबी की पहचान करता है, ठीक है। 2021 की नीति आयोग के एक अध्ययन के अनुसार देखा जाए भारत में केरल राज्य में सबसे अधिक जो सबसे कम गरीबी, ठीक है, केरल राज्य में सबसे कम गरीबी दर
0.7%। और ये कौन सी? चरम गरीबी दर। ठीक है, चरम गरीबी दर, चरम गरीबी दर यहां पर नीति आयोग के द्वारा बताया गया था। और जो 0.7% था, इसी को देखा जाए खत्म करने के लिए, भैया जब इतना एकदम खत्म होने की कगार पर है तो खत्म ही कर देते हैं। इसी सोच के अकॉर्डिंग देखा जाए, भोजन, स्वास्थ्य, आश्रय और आय तक पहुंच को आधार बनाकर बहुआयामी मापदंडों के आधार पर केरल सरकार के द्वारा 2021 में चरम गरीबी उन्मूलन परियोजना स्टार्ट की गई। और उसी का परिणाम है कि आज केरल अपने आप को चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित करने जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए तो चरम गरीबी मुक्त राज्य का जो हमारा यहां पर पॉइंट था, ये होता है समाप्त। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है? एक सेकेंड। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपको बताना है विश्व खाद्य दिवस, खाद्य दिवस ये कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? अब दिवस पे अभी थोड़ी देर पहले वीडियो आया था, इस वजह से देखा जाए तो दिवस से एक सवाल और है, आपसे पूछूंगा मैं। यहां पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, अंतरिक्ष दिवस ये कब मनाया गया? ठीक, कब मनाया गया? एक तीसरा सवाल भी है आपसे, शांति का नोबल दो 2024 में किसे मिला था? किसे? मैं 25 की बात नहीं कर रहा हूं, 2024 की बात कर रहा हूं। 2024 में किसे दिया गया था? ठीक है, और एक अंतिम सवाल है यहां पर, जो 26 जनवरी की परेड थी। ठीक है, 26 जनवरी परेड अर्थात गणतंत्र दिवस की जो परेड थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, किस राज्य को प्रदान किया गया? तो ये टोटल यहां पर देखा जाए ये 4 सवाल हैं। इन चारों सवालों का उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखा जाए तो इन सवालों के जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, इनका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है ताकि आपको चीजें एग्जैक्ट याद रहें कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, इसी वजह से यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप खुद से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं देखता हूं कि कितने लोग इसको ढंग से पढ़े हैं, जिनको याद है और अच्छे से इस सवाल का उत्तर देते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।